नमस्कार, स्वागत है आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीईटी के 2020 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। उसके क्वेश्चन सारे, जितने भी क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। खेत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, जैसे मैंने खेत मान लिया, एक है आयताकार आकृति है, यह आयताकार है। ठीक है, जैसे आयताकार, तो इसकी जो लंबाई है एल मान ली हमने और चौड़ाई बी मान ली। ठीक, आयताकार क्षेत्रफल है। ठीक, और इसका जो विकर्ण है वो कितना दिया गया, 17 मीटर दिया गया। तो अब पहले हम बात करते हैं परिमाप की। जो आयताकार आकृति होती है उसका परिमाप होता है 2l + b इज इक्वल टू कितना होता है, दिया गया है 46 मीटर। ठीक, तो l + b की वैल्यू कितनी आ गई, 23। ठीक, अब अगर हम इसका वर्ग करें, क्योंकि हमें ये इसका जो विकर्ण है वो भी तो निकालना है, तो अगर हम इसका वर्ग कर दें दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, l² + b² + 2lb। तो ये कितना हो जाएगा, 529। मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि इसके वर्ग करने पर हमें 2lb माना मिल गया। ठीक, और हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, lb होता है। ठीक, हमें इसकी lb की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमें दिया गया है विकर्ण दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, l² + b² बराबर कितना होता है, विकर्ण का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, विकर्ण 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। ठीक, अब देखो, हम l² + b² वैल्यू हमें मिल गई। अगर हम इसमें पुट कर दें, ठीक, चाहे से हम समीकरण 1 मान लें और इसे 2, तो l² + b² की वैल्यू हम इसमें रख दें तो कितना हो जाएगा, 289 + 2lb बराबर 529। lb का मान कितना निकलेगा, 500, 2lb रहने दीजिए, 529 - 289 कितना हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2। तो 2lb की वैल्यू कितनी आ गई, 240। तो lb बराबर कितना आ जाएगा, 120 आएगा ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 0। तो lb का जो मान आया है वो कितना है, 120। ठीक, अब हमें क्षेत्रफल पूछा, तो यही क्षेत्रफल है। तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, खेत का क्षेत्रफल, वो कितना आ जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होगी, आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन है 2 की घात -1 और पूरे की पावर -1 है के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। अगर हम इसको सरल करें तो इनमें से कौन सा ABCD में से कौन सा सत्य होगा। ठीक, उसी के आधार पे हमें आंसर देना है। ठीक, तो 2 की घात -1 है। ठीक, और पूरे की घात जो है वो -1 है। ठीक, मैंने आपको बताया था या बताऊंगा, जैसे घातांक का नियम है, a की घात -1 हो, तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो 1/a की घात 1 हो जाता है। ठीक, ऐसे हो जाता है जैसे a/b हो। ठीक, और इसकी घात -x हो, तो अगर हम b/a करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, a नीचे ले जाएंगे, b ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी जो घात होती है वो पलट जाती है, मतलब नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है। ठीक, तो इसी तरीके से देखो, इसको मिटा दें, यहाँ 2 की घात -1 है, तो 1/2 की घात 1 हो जाएगा।
एक ना लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना होगा -1। ठीक, अब 1/2 को सॉल्व करो, उसकी घात क्या है -1 है, तो 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा और इसकी घात +1 हो जाएगी। तो जो आया है सरलीकरण वो कितना है 2। अब आप देखो 2 जो सरलीकरण से प्राप्त हुई है हमें संख्या वो अभाज्य संख्या है। हाँ अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 जो है वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक, सम संख्या, हाँ सम भी है, तो ए भी सही है बी भी सही है। 2 का गुणक यानी कि 2 का फैक्टर है, अगर 2 का फैक्टर करें तो 2 × 1 होगा, तो 2 का गुणक भी है, तो ए भी सही है। विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, क्योंकि विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, ये 9, ये क्या होती है विषम संख्या है। ठीक, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक, वो विषम संख्या कहलाती हैं। और भाज्य अभाज्य क्या होती हैं, जैसे जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों वो क्या कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य कौन सी कहलाती हैं, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। अब जैसे 2 के गुणनखंड आप करोगे तो 2 × 2 2 ही तो आएंगे, लेकिन अब आपसे पूछा जाए एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एक ही तो गुणनखंड है 1, तो एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो इसका जो आंसर आएगा ए भी सही है बी भी सही है सी, तो इसका आंसर आएगा डी, ABC, इसमें यही सही है। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, गलत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल भाज्य संख्या विषम हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूँ 9, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, ये भाज्य संख्या है और विषम है, तो ये भी सही है। ठीक, एक ही कथन पूछ रहा है, अब बाकी भी देख लेते हैं। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है 2 सम अभाज्य संख्या है, तो ये भी गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होती है, नहीं हो सकता। जैसे 7 है अभाज्य है, 3 है अभाज्य है, जोड़ो कितना है 10, ये तो अभाज्य, ये भी गलत है। तो सब इसका एक ही आंसर सही होगा, वो क्या होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। बहुभुज में हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। ठीक, और जो बाह्य कोण होते हैं, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, लेकिन उनमें जो अंतर दिया गया है, जैसे बहुभुज और बहुभुज के अंतः एवं एक बाह्य कोण का अंतर कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक, तो मैंने उसमें मान ली कि जो भुजाएं हैं वो n है, तो उसमें कोण भी उतने ही होंगे, तो 360/n = 60 डिग्री। यही दिया गया है ना। एक बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर है कितना 60 डिग्री। हमने मान लिया कि उसमें n भुजाएं हैं, यानी कोणों का कोण भी उसमें कितने होंगे n होंगे। ठीक, तो n से डिवाइड कर देंगे, इसलिए तो उसका जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करें तो कितना आता है, n एलसीएम ले लें हम यहाँ पे, इसको सॉल्व करें 9 दूनी 18, 180 n - 360, यही आएगा। n हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा 360 = 60 डिग्री। इसको जोड़ा 180 n - 720 बटे n = 60। 180 n - 720 = 60 n, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इधर सॉल्व करे ले रहे हैं। ठीक, 180 n है, 60 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा
80n-60n, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का 720 हो जाएगा। ठीक, इसमें से इसको घटाओ, 120n बराबर कितना आ जाएगा, 720। 0 से 0 कैंसिल, 12 छंगा 72, n बराबर कितना आया, 6। यही क्या है, भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 6। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, बहुभुज में अंतःकोणों का योग माइनस बाह्य कोणों का योग का अंतर जो है वो कितना है, 60 डिग्री मान लिया। n एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व किया, n बराबर कितना आ गया, 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये वाला। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। जैसे कोई एक सरल रेखा खींची जाए और उसमें पूछा जाए कि इस पे बिंदुओं की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस पे तो बिंदुओं की संख्या अनंत है, अनंत होगी। अतः किसी सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस पे तो असंख्य बिंदु होंगे, हम उनको गिन ही नहीं सकते। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक के अनुसार क्या होता है, जो उसका कर्ण होता है, कर्ण पर बना वर्ग हमेशा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये ए है, ये बी है और सी है। ठीक, तो हमेशा क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होना चाहिए। ठीक, अब आप देखो सबसे छोटी भुजा इसमें 8 दी गई है, तो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले छोटी भुजा, दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके योग करेंगे तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके वर्ग के बराबर आ जाए। तो देखो छोटी भुजा 8 है, 8 का वर्ग किया, ऐसे ही डायरेक्ट वर्ग करते हैं। 8 अट्ठाई 64 प्लस 9 नेमा 81, 10 10 आमन 100 आ गया। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा, 5 8 6 14, 145 बराबर 100 आया। ठीक, यानी ये गलत है। अगर ये 145 ये बराबर आ जाता है, या तो यह 100 आता या ये 145 आता, दोनों बराबर होते तो ये सही होता, तो हम इसे छोड़ देंगे। ठीक, अब दूसरा देखो, इससे पहले मिटा दें। दूसरा देखो आप, सबसे छोटी भुजा 8 है, इसका वर्ग 64, दूसरी भुजा क्या है 15, इसका कितना हो जाएगा 225 बराबर सबसे बड़ी भुजा 17 है, इसका वर्ग 289। इसको जोड़ो, 4 5 9 6 2 8, 289 बराबर 289, यानी ये सही है। सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर है, यानी ये पाइथागोरस त्रिक ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 z 8 9 से विभाजित। मैं आपको बताऊं, यदि कोई संख्या है, ठीक, और उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, जैसे कोई संख्या ली 7 2 4 5, 7 2 9, ठीक, 9 4 13 5 18, 18 आया इसका योग, 18 आया, और इसको हम 9 से विभाजित करें, 9 दूनी 18, पूरी की पूरी विभाजित हो रही है, यानी ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 6 कितना होगा, 6 7 हो गया, 2 4 और 5 कितना है, 6 7 2 9 4 13 5 18, 18 नहीं कुछ भी आ सकती है, जैसे 27 आ जाए, 18 आ गई, 18 में 3 जोड़ो कितना हो गया, 18 3 21 और 6 27 आ गई। ठीक,
ये संख्या जो है, हाँ, तो ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो रही पूरी संख्या। अब इसमें देखो 4 1 7 Z 8 है, ठीक। इसमें कितना हो, 4 5 7 12 और 12 8 20 हो रहा है, ठीक। 12 8 20। अब आप देखो Z का मान हम कितना रखें कि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। अगर 1 रखें 21 नहीं होगा, 2 रखें नहीं होगा, 3 रखें 23 नहीं होगा, 4 रखें नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 जैसे ही रखेंगे 7। Z का मान हम 7 रख दें, कितना हो जाएगा 27। 27 9 से विभाजित हो जाता है, 9 तियाँ 27, पूरा कैंसिल हो रहा। यानी कि Z का मान हम ऐसा रखें कि ये इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, तो हमने Z का मान कितना रख दिया 7। तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो C हमारा आंसर सही होगा, ठीक। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डिविजिबिलिटी रूट का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 9 का हो या 11 का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9 और 11, ठीक। कहीं कभी 3 भी आ जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलो, अब इसमें देखो 2160 बराबर इतना दिया है, तो इसका मान हमें निकालना है, ठीक। तो 2160 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जैसे 2 3 और 5 में सबसे छोटी फैक्टर करेंगे हम इसके 2160 के। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 छंग 36 छक्का 200, 6 का क्यूब कितना 216 होता है। तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36 छक्का 216, और कितना बचा 2 गुणे 5 10 बचा। अब देखो 2 की यहाँ एक घात है, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। और 3 की घात एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 3 की घात 3 हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक। 3 हो जगह है, और 5 की घात 1 है यहाँ पे, ठीक। अब बराबर इसके क्या है, 2 की घात a है गुणे 3 की घात b है गुणे 5 की घात c। अब हम इसको बराबर करें, तब आप देखो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। 3 की घात 3 है, तो 3 की घात b है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक। अब यहाँ देखो 5 की घात 1, 5 की घात c, तो c बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक। आ गया। अब a b c की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पे हम रख दें इसका मान, तो 3 की घात a है यहाँ पे कितना है a बराबर 4, तो 3 की घात 4 हो जाएगा। 2 की घात माइनस b है, तो 2 की घात माइनस 3 होगा, अब 5 की घात माइनस 1 होगा, ठीक। 3 की घात 4 कितना होता, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81। 2 की घात 3 है, तो मैंने आपको बताया था जैसे a की पावर x है, माइनस में है, और अगर हम इसे इधर ले जाएं तो 1/a कर दें, 1/a कर दें, तो इसकी जो घात होती है वो प्लस हो जाती है। तो इसी तरीके से 1/2 करें और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और यहाँ 1/5 करें, इसकी घात हो जाएगी 1। अब हम यहाँ इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो 81 हो जाएगा। 1/2 का 2 की घात 3 है, तो कितना हो जाएगा 1/8 और 1/5। इसको सॉल्व करें तो 81/40। तो जो इसका आंसर आया वो कितना है 81/40, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक। पहले हमने इसके फैक्टर किए, इसके बराबर रखा, ए बी सी की वैल्यू निकाली और इसमें इसका मान रख दिया, आ गया। अब किसी को ऐसे फैक्टर करने में दिक्कत होती है, लोग नहीं कर पाते, उन्हें मतलब टाइम भी कितना लगे, लेकिन वो करेंगे उसी तरीके से, सरल तरीके से। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक। ये तो आपने लिख लिया 81/40 आएगा, ठीक। अब देखो वो कैसे करते हैं, वो लोग करते हैं ऐसे 2160 लिया,
इसका फैक्टर किया 2 से पहले काटेंगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16 0, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 0, 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। ठीक, अब 3 से काटो, 3 चौकू 12, 3 पचे 15, 3 एकन 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 और 5 एकन 5। अब देखो 2 की घात कितनी आ गई यहाँ तक 4, तो 2 की घात 4 आ गई। अब 3 की घात कितनी आ गई 3, 3 की घात आ गई 3, और 5 की घात कितनी आ गई 1, 5 की घात 1 आ गई। ठीक, तो चाहे इस तरीके से आप करो, ये बहुत लंबा पड़ता है, और चाहे वैसे शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक, आंसर वही आना है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान है। अब आप देखो 4 की घात, 4 के सामने क्या है 64, तो 4 की घात कितनी है तो 64 हो जाएगा, तो 4 की घात 3 हो तो क्या हो जाएगा 64, 4 चौकू 16 चौकू 64, 3 की घात 3 हो 27, 2 की घात 3 हो तो 8, इसी तरीके से 1 की घात 3 हो तो 1, तो आंसर 1 आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 1, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी बंटन का बारंबारता वक्र द्वारा बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, आयत चित्र द्वारा। इसका आंसर क्या होगा डी, इसको हमेशा आयत चित्र से ज्ञात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जब वृद्धि पहले हो रही हो और हमें कमी ज्ञात करनी हो, तब हमेशा क्या करते हैं, जैसे x% की वृद्धि की जाए, x% की वृद्धि की जाए और उसमें पूछे कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका मान हो वो ना बदले, तो हम ऐसा क्या करना है, x अगर पहले वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, गुणे 100%, यही आएगा। ठीक, और अगर जैसे कहा जाए कि पहले x% की कमी की गई तो कितना बढ़ाया जाए कि मान परिवर्तित ना हो, तो क्या करेंगे, हमेशा x, जैसे x% की कमी की जाए और फिर कहा जाए कि कितनी वृद्धि करें, तो यहाँ पे 100 माइनस x इंटू 100% होगा। ठीक, अगर पहले वृद्धि की गई तो यहाँ पे प्लस, और पहले कमी की गई है तो माइनस। ठीक, ये याद रखना है। तो इसी सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो 60% है, यहाँ 60 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 60, और 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 160 गुणे 100%। ठीक, इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौकू 16 25, कितना आ जाएगा 25 छक्का 150 बटे 4%। इसको सॉल्व किया, 4 तियाँ 12, 3 4 सटे 28, 5 37.5%। आंसर कितना आ जाएगा 37.5%, यानी सी। अतः एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में 37.5% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में निकालना है। एक घन है, उसका आयतन जो है संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। आप बताओ, जैसे कोई घन है, ठीक, कोई घन बना लेते हैं, जो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं।
जैसे एक घन बनाया और कहा जाए इसका जो आयतन है, घन का आयतन, और इसकी भुजा एक ए है, ए मान ली, ठीक। सारी भुजाएं ए होगी क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक, सब बराबर है। आपसे कहा जाए इसका आयतन क्या होता है, ए की घात 3। इसका जो आयतन होता है वो ए की घात 3 है संख्यात्मक। उसकी भुजाओं की लंबाई, उसकी भुजा, एक भुजा ए है, उसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 है, क्योंकि 12 भुजाएं होती हैं। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक हो गया। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। अब आप बताओ, एक घन है, उसका जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं, 6, और भुजा ए है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, ये आ गया। अब देखो ए स्क्वायर बराबर कितना है, 12, तो 6 गुणे 12 बराबर 72 वर्ग इकाई। तो इसका आंसर आ जाएगा 72 वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, बस 2016 में उसका वेतन निकालना है। 2018 में उसका हो गया 1,26,500। प्रतिवर्ष पहले वर्ष में कितना बढ़ा, 10%, दूसरे वर्ष कितना बढ़ा, 15%, ठीक। तो मैंने मान लिया कि एक्स का जो अमित का जो वेतन था 2016 में एक्स था, उसका पहले कितना बढ़ा, 100, पहले 10% बढ़ा। आप बताओ, जैसे किसी की यह 100 रुपये है, ठीक, और उसका अगर 10% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 100 का 10% 10 होता तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर 100 है और 15% बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक। तो x का 10% बढ़ाएगा, यानी कितना हो गया, 110 हो गया, उसका 110% हो गया। फिर क्या किया गया, 15%, तो उसका 115% हो गया। अब दोनों साल पहले 10 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, फिर 2018 में कितना हो गया, 1,26,500 हो गया, ठीक। सॉल्व करो इसको, 0 से 11 एकन 11, 11 एकन 11, एक 16 हो गया, 11 एकन 11, 5 बचा, 11 पच्चे 55, ठीक। 115 से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना आ गया, 2 0 1 3 0 है 2, तो कितने हो गए, 5 0, 1 2 3 4 5। तो x बराबर कितना आ गया, 1 लाख। यानी कि 2016 में जो उसका वेतन था रुपए में वो कितना था, 1 लाख, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। हमने मान लिया कि उसका 2016 में वेतन 100 रुपये था, उसका पहले 110% हो गया, फिर टोटल का 115% हो गया, और जो आया मान कितना आया, 1,26,500 हमने सॉल्व किया तो x बराबर 1 लाख आ गया, ठीक। दो संख्यात्मक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 तथा लघुत्तम समावर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या, आपको पता होना चाहिए संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, ठीक। अब आप देखो, जैसे एक संख्या यहाँ 48 है, दूसरी हमने x मान ली, तो x
गुणे 48 हो जाएगा। ठीक, और उनका मासा यानी महत्तम समावर्तक 6 है और लासा यानी लघुत्तम समावर्त 432। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक, अब इसे कैंसिल करेंगे। 6 8 48, 8 से काटा, 8 × 64 नहीं, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 40, 3 बचा 32, 8 × 32। तो x बराबर कितना आएगा 54। तो इसकी जो एक संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 54। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 तथा लघुत्तम समावर्त 432 है। संख्याओं का गुणनफल हमेशा मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। हमने मान लिया, तो मैंने मान लिया कि एक संख्या x है, उनका गुणनफल निकाला x और 48 और मासा और लासा, इसको सॉल्व किया। x बराबर कितना आ गया 54। आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। अब आप देखो, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है। 16वीं तारीख को, अब जैसे 16 जो तारीख है, 16 तारीख को क्या है शुक्रवार है, शुक्रवार है। ठीक, अब आप बताओ, अगर हम किसी महीने की किसी तारीख में 7 जोड़ते जाएं, 7 जोड़ते जाएं तो हमेशा वही दिन आता है। जैसे 16 तारीख है, 16 7 कितना आ जाएगा 23 आया, तो 23 तारीख को भी शुक्रवार ही पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम 7 घटाते जाएं, 16 में से 7 गया, कितना बचेगा 9 तारीख को भी शुक्रवार पड़ेगा। 9 में से 7 गया, कितना बचा 2 तारीख को भी शुक्रवार पड़ेगा। ठीक, शुक्रवार पड़ेगा। ठीक, अब आप देखो चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ठीक, तो आप देखो पहला मंगलवार किस तारीख को पड़ता है। अब जैसे 2 तारीख को तो शुक्रवार ही हो गया, तो 2 के बाद 3 को क्या पड़ेगा शनिवार, 4 को रविवार, 5 को शुक्रवार शनिवार रविवार, 5 को पड़ेगा सोमवार, 6 को मंगलवार, 6 को मंगलवार। अब आप देखो 6 तारीख को पहला मंगलवार पड़ेगा, 6 तारीख को पहला मंगलवार पड़ रहा है। ठीक, और हमें पूछ रहा है चौथा मंगलवार, तो इसमें क्या करो 7 जोड़ो, 13 तारीख को पहला मंगलवार पड़ेगा। ठीक, पहला 13 7 20, 6 को पहला मंगलवार पड़ा, 13 का दूसरा, 20 को तीसरा और 20 7 27 को चौथा मंगलवार पड़ेगा। ठीक, तो 27 ऑप्शन बी राइट आंसर। पहले हमने क्या किया, 16 तारीख को क्या पड़ता है शुक्रवार पड़ रहा है, 7 घटा के हमने क्या लाए 2 तारीख में, 2 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। फिर मैंने पहला मंगलवार देखा कब पड़ रहा है, पहला मंगलवार कब पड़ रहा है 6 तारीख को। फिर इसी तरीके से 7 जोड़ के हमने निकाल लिया कि 27 तारीख को चौथा मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि a + b / c, इसको इधर बढ़ाएं थोड़ा ऐसे, यदि a + b / c बराबर b + c / a बराबर c + a / b बराबर k हो तो k का मान ज्ञात करें। अब आप देखो a + b / c बराबर कितना है k है, तो a + b बराबर c k हो जाएगा, c को इधर ले आए। ठीक, इसी तरीके से b + c बराबर कितना हो जाएगा a k,
और c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, बी के हो जाएगा। ठीक, अब इनको आपस में हम जोड़ दें। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ए इसमें 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, के कॉमन ले लेंगे, इधर तीनों में के है तो ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 2। के बराबर 2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो भुजाएं रखो पहले, 1 2 5, अब 1 2 3 4, पहले 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले ली, 2 3 4 ले ली, 2 3 4 ली, 1 2 4 ले लो, 1 2 4 ले ली, 1 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 हो गया, सब हो गए। अब तुम मतलब 4 त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक, इसमें अब हमें देखो पहले 1 2 3 ले, त्रिभुज के बनने के लिए कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो भुजाएं हों, ठीक, उसमें जो छोटी छोटी जो भुजाएं हों 2, तो जैसे एक त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज लिया ऐसा करके, इसमें सबसे बड़ी भुजा मान ली मैंने x, बाकी 2 मान ली y z। तो जो y z हैं, y प्लस z हैं, इनका मान हमेशा x से बड़ा होना चाहिए। किसी त्रिभुज में ये कंडीशन होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो अन्य 2 भुजाओं, छोटी भुजाओं से हमेशा क्या हो, छोटा होना चाहिए, तब हमें त्रिभुज बन सकता है। तब देखो आप, जैसे पहले 1 2 3 लो, 1 2 3 में 1 2 3, इसमें आप देखो छोटी भुजाएं कौन सी, 1.2 और 4.2, इनमें इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 5.4। ठीक, तो इनका मान हमेशा इससे बड़ा आना चाहिए था, लेकिन इसमें आ रहा है छोटा, 5.9, यानी कि इन 3 भुजाओं को लेने से त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक, तो इसको हटा दो, इसको हटा दिया। अब 2 3 4 को देखो, इसको और इसको, तो 4.2 प्लस 5.9 और 8.1 है। देखो तो 9 2 11 का 1, 4 5 9, 9 2 11 का 1 और 4 5 9 1 10 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, यानी कि इनको लेने से त्रिभुज बन जाएगी, यानी कि 2 और 3 4 से त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, तो इसमें आंसर दिया नहीं गया है, तो आप खुद से कर लेना कि छोटी 2 भुजाओं, किसी त्रिभुज को बनने के लिए कंडीशन होती है कि जो छोटी 2 भुजाएं होती हैं उनका योग हमेशा बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो हमने 2 और 3 को जोड़ा और ये 4 से बड़ा है, तो ठीक, तो 2 3 4, यानी कि इसमें यहाँ से लिख लीजिए, आंसर होगा यहाँ पे दिया होगा, इसमें दिया नहीं गया, यानी कि 4.2.9 और 8.1 को लेने से त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने
और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। जैसे हमने अंश मान लिया क्या है, अंश मान लिया x है, ठीक। तो हर कितना होगा, उसके अंश के 2 गुने से हर क्या होगा, फिर उसके 2 गुने से 1 अधिक होगा, ठीक। तो x बटे 2x + 1 ये आ गया। अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 3 घटाने पर 1 मिलता है। मूल भिन्न ज्ञात करना है हमें, मूल भिन्न निकालना है, यानी कि x बटे 2x + 1 निकालना है, ठीक। मूल भिन्न यही तो है। कहा गया है कि हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक। सॉल्व किया x + 2 2x + 1 - 3, तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, बराबर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा x। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। यही तो आएगा। तो x का मान हम रख दें यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 4 4 दूनी 8 1 9, तो 4/9 हमारा जो मूल भिन्न था वो कितना था, 4/9। आंसर डी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सरल कीजिए। सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास याद रखिए हमेशा, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को बंद करते हैं। ऑफ का मतलब होता है, यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है का। अगर कहीं का दिया होता है तो पहले का को सॉल्व करते हैं। जैसे कहते हैं 4/3 का 5 है और भाग 4 है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4/3 × 5 को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर हम भाग करेंगे, ठीक। अब आप देखो, ठीक, इसे मिटा दें। तो पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, शुरुआत यहाँ से करेंगे। यहाँ पे 13 में से 7 पहले ही लिख लीजिए ऐसे, इसी में सॉल्व करते हैं। 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6 बचा, ठीक। इसे भूल जाओ, इसे ख़त्म कर दो। 6 चौकू 24, ये भाग है, 24 भाग 6 हो तो हम क्या करेंगे, 24 को 6 से भाग करेंगे, कितना बचेगा, 6 चौकू 24, यानी कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे दिया कितना आ जाएगा, 4, इसे भूल जाओ, 4 आया, ठीक। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, -8 है प्लस 4 है तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसे ख़त्म कर दिया, ठीक। अब माइनस है, माइनस इधर आ जाएगा तो -9, माइनस अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक। -9 में से प्लस का 4 जाएगा, कितना बचेगा, -5, यही आएगा। तो आंसर ए सही होगा। यदि मासा इतना 4 है और लासा 24 हो तो ए का मान निकालना है, ठीक। अब आप देखो, अब इसको हम ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं। जैसे पहले 12 रखे, देखा 12 और 8, और यहाँ पे रख दिया 12 और 8। अब देखो इसका मासा कितना है, 3 × 4 और 4 × 2, यही आ रहा है। तो इसका मासा आ गया 4, यानी सही है। अब इसका लासा निकालो तो कितना आ जाएगा, लासा निकालोगे तो पहले 4 × 3 × 2, 4 × 12 दूनी 24, यानी कि सही है। अब अगर हम पहला आंसर रख रहे हैं, इसमें 12 रख रहे हैं एक ही जगह पे, तो सही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। एक कमरे की लंबाई 10% पहले घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो,
इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा आप याद रखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, इसको हमेशा आपको याद रखना। ठीक, जैसे अगर किसी लंबाई में x% की वृद्धि की गई और y% की वृद्धि की गई तो दोनों प्लस रहेंगे, x और y। अगर कहा जाए एक वृद्धि है, x% की वृद्धि की जाए और y% की कमी की जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और जब यहाँ आएगा माइनस तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक, अगर कहा जाए कि दोनों में कमी की जाए तो यहाँ दोनों जगह माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। अब जब यहाँ दोनों जगह माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक्स वाई बटे 100%। फार्मूला बस एक ही याद रखना है, सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं हम इसको। जैसे इसे पहले मिटा दें आपने, ठीक है। जैसे 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20%, यानी कि दोनों घटाई जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे 10% और 20%। ठीक, चाहे इसे इधर माइनस लगाइए या इधर भी माइनस लगा सकते हैं। तो इधर क्या होगा, ऐसे कर लीजिए, वैसे ही करिए तब आपको सरल रहेगा, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। जैसे -10% और -20% दोनों में घटाई गई हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 दूनी 200 बटे 100%। एक कमरा है, उसकी लंबाई में 10% घटाई गई तथा चौड़ाई भी 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। तो हम पहले जो घटाने वाली है, हम दो को हमेशा आंकड़े दो को लेके करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -30। यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी 10 माइनस का 10 गुणे माइनस का 20 होगा तो कितना हो जाएगा, 200, यानी प्लस का आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, -28% आ जाएगा। ठीक, अगर माइनस से माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि उसमें कितनी कमी आई है, 28%। अगर कोई कमरा है, उसकी लंबाई पहले 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई। ठीक, तो उसकी जो टोटल क्षेत्रफल है उसकी कमी कितनी आएगी, 28%। ठीक, अब देखो, अब कहा है कि ऊंचाई में 5% वृद्धि की गई या 5% बढ़ाई गई। तब देखो, तब कैसे करेंगे, -28 + 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 28 × 5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक माइनस का है। ठीक, अब इसमें अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100%। ठीक, ये कितना हुआ, -28 + 5 कितना हो जाएगा, -23। 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0, और 5 दूनी 10, 4 14। ठीक, आ जाए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -23 और -1.4, यही आएगा। इसको जो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -24.4%। आयतन में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 24.4% का हुआ। ठीक, और ये माइनस दिखा रहा है कि इसमें 24.4% की क्या हुई है, कमी आई है। यानी कि एक कमरे की पहले लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, तो हमने जो टोटल कमी आई वो कितनी आई, 28% की। ठीक, फिर कहा गया 5% बढ़ाई गई, तो फिर तो पहले 28% घटाई गई और 5% बढ़ाई गई। ठीक, फिर हमने टोटल निकाला तो 24.4% की क्या आ रही है, कमी। उसका आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, 24.4% का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, किसी कमरे के 1517 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली
वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले निकालनी है इसकी जो वर्गाकार टाइल होगी उसकी भुजा निकालनी है। तो भुजा इसकी क्या होगी, भुजा होगी इसकी जो इसका मासा होगा। जैसे इसकी लंबाई है, कमरे की लंबाई मान ली 1500, मान के लिए वो है 1517 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 मीटर है, 15 मीटर है, 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते, तो 1500 प्लस 17 सेंटीमीटर बराबर कितनी होगी 1517 सेंटीमीटर। इसी तरीके से उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी 902 सेंटीमीटर। तो हमें एक ऐसी वर्गाकार टाइल की लंबाई निकालनी है जो मतलब इसमें फिट हो जाए, ठीक। तो इसका जो मासा निकालेंगे वो वर्गाकार टाइल की लंबाई होगी, ठीक। मासा निकालने के लिए जब संख्याएं बड़ी हों, अब इनके फैक्टर तो जल्दी कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले छोटी वाली होती है उससे बड़ी वाली को भाग देते हैं। कितना जाएगा भागफल 1 जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 902, 7 में से 2 गया 5, 1 बचा, 15 में से 9 गया 6, ठीक। हम ऐसे जब तक चलाएंगे जब तक कि संख्या पूरी की पूरी विभाजित ना हो जाए। 615, अब ये जो भाजक था उसको हम भाज्य की तरह रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 902। 51 कितना आ जाएगा 615, कितना है 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8, और यहाँ पे बचा 8 में से 6 गया 2, 287 को भाग देंगे 615 से, ठीक। यहाँ 2 जाएगा भागफल, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 टे 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचेगा 11 में से 7 गया 4, और बस इतना ही बचा। अब 41 से भाग देंगे हम 287 को, तो कितना भाग जाएगा 7, 7 1 7, 7 चौको 28, ठीक। तो शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि इसका जो मासाफा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 41। तो हमें जो वर्गाकार भुजा है, मतलब वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा मिल गई हमें 41 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें टाइलों की संख्या निकालनी है। टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब पहले इसको मिटा देते हैं, इसे मिटा दें पहले। हमें जो भुजा है उसकी लंबाई मिल गई 41 सेंटीमीटर। टाइलों की भुजा मतलब संख्या निकालने के लिए जो उसका क्षेत्रफल है 1517 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर में टाइल की लंबाई मिली है तो हमें इसे सेंटीमीटर में रखेंगे। 902 बटे 41 गुणे 41, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हमें संख्या मिल जाएगी यहाँ पे कि कितनी संख्या है, तो 41 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 37, और 41 से इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 22, और इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 814। तो उसमें जो 1517 और 902 ये इतनी लंबाई है, चौड़ाई है, इसमें लगने वाली जो वर्गाकार टाइल्स होंगी जिनकी लंबाई 41 सेंटीमीटर होगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 814। तो आंसर हमारा डी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, गुणनफल में इकाई का अंक होगा, सॉरी यहाँ पे गुणनफल नहीं होना चाहिए, घातांक होना चाहिए, ठीक। या गुणनफल भी कह सकते हैं क्योंकि इनको जब पावर में अलग अलग लिखेंगे तो गुणनफल ही होगा, ठीक। अब देखो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 3 हो, ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, जो उसका घातांक है, ठीक, उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को 4 से विभाजित करके देखेंगे। 4 1 4, कितना बचा 2, यहाँ पे कितना हुआ 27,
4 छंग 24, हासिल कितना, मतलब शेषफल कितना बच रहा है 3। जो शेषफल बचेगा हम उसको इकाई के अंक की घात में लगा लेंगे। जैसे इकाई का अंक यहाँ पे 3 है, ठीक। मैं एक दिन जो इसका रूल है मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं, पहले आप इतना समझ लीजिए, ठीक। जैसे 3 की घात हमने, तो शेषफल यहाँ पे कितना, 67 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा, 3। तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। तो इकाई का अंक जो आ गया वो कितना आ गया, 7 यूनिट। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक। ये कैसे करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। जैसे एक भिन्न है एक्स वाई, ठीक, उसके अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है, उसका जो है अंश उसको 120% कर दिया जाता है, ठीक। और उसका जो हर है वो 25% बढ़ा दिया जाता है, नहीं 125% कर दिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार कितना हो जाता है, 3/5 हो जाता है। 100 से कौन 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पलट के इधर जाएगा, ठीक। अब देखो आप 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौकू 20 और 25, यही होगा ना। अब एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3/5, 25 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, 5 25, तो 5/8 आ जाएगा। तो मूल भिन्न है कितना है, 5/8, 5/8, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। एक भिन्न को अंश को 20%, मैंने एक भिन्न मान लिया एक्स वाई है, उसका 20% बढ़ाया जाता है, कितना हो जाता है 120%, और बाई का 25%, तो 125% हो जाता है। और जो भिन्न मिलता है कितना मिलता है, 3/5। 100 से 100 कैंसिल, हमने इसे कैंसिल किया, 5 से काटा 24, 5 से काटा 25, इसको इधर लेगा x/y, 3/5 गुणे 25/24, 3 अट्ठे 24, 5 25, 5 x/y 5/8 हो गया। तो हमें जो मूल भिन्न मिल गया 5/8, इसे यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 से भाज्य होने वाली संख्या है। मैं आपको बता दूं कि यदि कोई संख्या है और उसके अंतिम 3 अंक x y z p q कोई संख्या है, तो अंतिम अगर 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो इसमें देखो 8 से भाज्य होने वाली संख्या निकालनी है। इसमें देखो 8 तिया 24, 0, शेषफल कुछ नहीं आ रहा, यानी कि ये भाज्य है। ये देखो 8 दूनी 16, कितना बचा 6, 8 दूनी 16, 6 22, यानी कि ये कैंसिल नहीं हो रही है। ये वाली देखो 8 इक्कन 8, 4 8 छंग 48, ये कैंसिल हो रही है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 8 से कैंसिल हो जाएगी। ये देखो 8 इक्कन 8, 4 बचा 44, कैंसिल नहीं हो रही है। तो ए और 3 सही होगा, ए और 3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक। मैंने आपको बताया अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। प्रिज्म ऐसा होता है, त्रिभुजाकार, मैं ऐसे बताऊँ, ऐसे करके ऐसे बनता है प्रिज्म, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको जोड़ते हैं, ठीक। ये प्रिज्म होता है। पिरामिड ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे पिरामिड बनता है, मतलब ठीक है, ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है पिरामिड, ऐसे ऐसे। ये क्या होता है, पिरामिड, और ये प्रिज्म। पिरामिड में क्या होता है, नीचे क्षेत्रफल तो होता है लेकिन ऊपर एक ही बिंदु पर सब मिलते हैं, ऐसे करके, ठीक। और जो प्रिज्म होता है उस बराबर सा होता है,
चाहे भुजाएं 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, मतलब जितना क्षेत्रफल ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। ये क्या होता है? प्रिज्म होता है। ठीक, तो इसमें कितने शीर्ष होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 10 रुपये 10 में 6 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? ठीक, पहले आप देखो सीपी निकाली। 10 रुपये में 6 की दर से बेचा है और एसपी क्या होगा? 6 रुपये में 4 की दर से बेचा है, कितने प्रतिशत हानि होगी? तो पहले हानि निकालें, कितनी होगी? हानि क्या होती है? अगर हम खरीद रहे हैं किसी चीज़ को, बहुत महंगा खरीदा है और बेचा सस्ता है, तो क्या होती है? हानि होती है। तो जब हानि होगी तो हमेशा सीपी बड़ा होगा, 10/6 माइनस 6/4, यही होगा। तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। एलसीएम ले लेंगे, 20, 6 दूनी 12 और 4 छित्तियाँ 18, तो 2/12। यह क्या आ गया? हानि आ गई। सॉरी, सीपी नहीं है, हानि है, हानि। ठीक, हानि आ गई 2/12। अब कह रहे हैं कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि और जिस पे हम खरीदते हैं सीपी 10 ये 6 ऊपर चला जाएगा गुणे 100%। ठीक, ये हानि परसेंट निकलती है ऐसे। तो 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, 10.100, कितने? 10% की हानि होगी। ठीक, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है, बता दें हम, जैसे इसमें क्या करते हैं? बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, 6 चंग 36 और 10 चौकू 40, किनारे ऐसे लिख लीजिए, फार्मूला लिखा देंगे हम आपको। जो बीच वाली होती हैं, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल और गुणे 100%, ये होता है। ठीक, इसे आपको याद रखना है, चाहे आप ऐसे कर दें। तो बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, बीच वाली संख्या क्या? 6 और 6 कितना आ जाएगा? 36। किनारे वाली संख्या है 10 गुणे 4, 40 बटे किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल क्या है? 40 गुणे 100%। निकालेंगे, 36 में से 40 क्या आएगा? -4 बटे 40 गुणे 100%, 4.40, 10.100, कितना है? -10%। माइनस ये डिनोट कर रहा है कि हानि हुई है, यानी 10% की हानि। अगर प्लस में आता तो लाभ होता है। ठीक, चाहे ऐसे निकालें या वैसे निकालें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1 ग्राम बराबर किलोग्राम। अब आप बताओ, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक, किलो का मतलब 1000, किलो का मतलब 10 की घात 3। ठीक, इतना याद रखना। ठीक, 1 ग्राम बराबर, अब 1 ग्राम बराबर निकालना है, तो आप बताओ 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा तो 1/3 जीरो है, नीचे आ जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो गया? 1/1000 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अब 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम, सही है कि नहीं? 1 ग्राम बराबर 10 की घात 10, आप इसे 10 की घात 3 लिख सकते हैं नीचे। ठीक, तो 1 ग्राम बराबर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात -3 किलोग्राम हो जाएगा, तो ये भी सही होगा। ठीक, अब आप देखो, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते, क्योंकि
जब 10 की घात 3 है यहाँ पे, इसमें देखो आप यहाँ पे 3 जीरो हटाएंगे, ठीक, तो ऊपर दशमलव कितने के बाद लगेगा, 0.001, 3 के बाद ही तो लगेगा, किलोग्राम हो जाएगा। 3 जीरो हटाएंगे नीचे से तो 0.0, 3 के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ पे 4 के 1 2 3 4, ये गलत है। 1000 किलोग्राम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, किलोग्राम हो ही नहीं सकता। तो ए और बी सही होंगे, ए और बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 0.01 का होल ऑफ स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखना है, ठीक। जब किसी चीज़ को हम प्रतिशत में लिखते हैं, जैसे x है, ठीक, अब इसको हम क्या प्रतिशत के रूप में लिखें तो क्या करेंगे, x गुणे 100% लिख देंगे। जब किसी चीज़ को प्रतिशत में लिखते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करें। 0.01 का होल ऑफ स्क्वायर है, जब इसको बाहर निकालेंगे स्क्वायर से, तो अब आप देखो जब किसी चीज़ को स्क्वायर करते हैं तो जो दशमलव होता है उतने ही अंक बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे 2 के बाद है तो 4 के बाद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.001। 2 के बाद है, जब वर्ग किया तो 4 के बाद हो जाएगा 2, ठीक। अब प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 0.0001 को प्रतिशत में लिखेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक। तब 100 लगाएंगे, प्रतिशत लगाएंगे, अगर हम इसे कैंसिल करें तो वही तो आ जाएगा, ठीक। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो अब यहाँ पे 2 जीरो हैं, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01%। इसमें कोई है, हाँ, ए सही है, ठीक। अब उसके बाद बी देखो, इसे 1/10% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। यहाँ पे पॉइंट हटाया, 1/100 हो जाएगा, 2 के बाद लगेगा 0 तो 1/100% हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। 1% भी सही नहीं है, 1/100% सही है, ये हमने निकाला है। तो ए सही है और डी सही है, ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि ए और डी इसमें आ रहे हैं, ठीक। ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है। अंतर माना दो संख्याएं x और y हैं, ठीक, उनका अंतर कितना है, 5 है, और गुणनफल कितना है, 36 है। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे x है, x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x। तो 1/x व्युत्क्रमों का अंतर 1/y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, या y माइनस एक्स, कुछ भी रखिए, y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई। हमें यहाँ माइनस प्लस से मतलब नहीं है, हमें अंतर निकालना है, चाहे x माइनस वाई करिए या y माइनस एक्स करिए, इससे मतलब नहीं है कि y माइनस एक्स आ रहा है या x माइनस आ रहा है, अंतर निकालना है। तो अंतर हमें कितना मालूम है, 36। चाहे संख्या ये बड़ी हो सकती है, ये भी बड़ी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो y माइनस एक्स अंतर कितना आ गया, 5, और उनका गुणनफल कितना है, 36। तो आंसर 5/36 डी सही होगा, ठीक है। तो इसमें यूपीटीईटी के पेपर में 30 ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने 30 के 30 करा दिए हैं। तो आगे जो एक कोई नेक्स्ट शायद 2018 का कराएंगे हम लोग, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे एक जो घन आता है उसके काटने से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो एक टॉपिक बुक करा देंगे हम। और कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता है, और जैसे जैसे जो भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।